चैप्टर्स 1953, 1954, 1955, 1956। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1953। फैंग युआन गिरा। ऐसा लगा जैसे एक जमाना बीत गया हो, पर गुजरा तो बस एक पाल था। अस विशाल हेवन ओवरसीइंग टावर से धीरे धीरे एकदम साफ सुथरी सफेद रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे और तेज होती गई और ऊपर उठने लगी। कुछ ही सांसों के बाद रोशनी आसमान में छा गई और पूरे बैटलफील्ड को ऐसे रोशन कर दिया जैसे कोई शहंशाह उतर आया हो। असफरा तफरी और हिंसा से भरे बैटलफील्ड में अचानक सब कुछ ठहर सा गया। लगभग सारे गू इमॉर्टल्स ने अपने सर उठाए और हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ देखने लगे। तीनों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स के चेहरे पीले पद गए थे और उनकी हवायां उठ गई थीं, जबकि हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के चेहरों से आंसू और नाक बह रहे थे। रैंक 9 फेट गू ठीक हो गया है। युआन कोंगडू ने हमें निराश नहीं किया। उसने कर दिखाया। ये तो कमाल ही हो गया। हेवन ओवरसीइंग टावर अपनी पीक स्टेट में वापस आ गया है। हम जीत गए। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स जश्न मानने लगे। उनका मराल एकदम से आसमान छूने लगा। पीछे हटो, पीछे हटो। चाहे वो वू योंग हो, याओ हुवैंग या शेन कॉन्ग शेंग और बाकी लोग, सब के सब बिना लड़ने के इरादे से पीछे हटने के लिए चिल्ला रहे थे। बिंग साई चुआन अभी भी कैलेमिटी लक ऑल्टर को कंट्रोल कर रहा था। उसने हार ना मानने वाले एक्सप्रेशन के साथ फैंग युआन को अपनी आवाज भेजी, जल्दी कुछ करो। लेकिन फैंग युआन का इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तेजी से पीछे हटने लगा था। ड्यूक लॉन्ग ने फैंग युआन को छोड़ दिया और ड्रैगन गेट का इस्तेमाल करके तेजी से हेवन ओवरसीइंग टावर तक पहुंच गया। फेट गू। जब उसने पूरी तरह से सही सलामत फेट गू को देखा, तो वो अपने तेज जज्बातों को और रोक नहीं पाया। उसकी ऊँख से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जिसने इस वक्त फेट गू को जख्मी किया था, वो उसका ही चेला रेड लोटस था। इस गलती को सुधारने के लिए ड्यूक लॉन्ग ने खुद को तैयार किया और फेट गू को ठीक करने की भारी जिम्मेदारी उठा ली। होंग टिंग, मास्टर ने तुम्हारी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। मैंने हेवनली कोर्ट को नीचा नहीं देखने दिया। मैंने इंसानियत को नीचा नहीं देखने दिया। ड्यूक लॉन्ग ने गहरी सांस ली और फिर शांत हुआ। उसने टावर के बाहर एकदम तेज नजर से देखा। अब तुम सबके मरने का वक्त आ गया है। ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया और हेवन ओवरसीइंग टावर के सबसे ताकतवर ऑफेंसिव मेथड को एक्टिवेट कर दिया। इमॉर्टल किलर मूव, फेट वैंक्विश। रोशनी, ऐसी रोशनी जिसने जमीन और आसमान भर दिया, वो हर जगह थी, पूरे ब्रह्मांड और लोगों के दिलों को रोशन कर रही थी। बस एक पाल में बैटलफील्ड में मौजूद सारे रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउसेस टूटकर बिखर गए। खुशकिस्मती से अंदर के गू इमॉर्टल्स बच गए। यहां तक कि कैलेमिटी लक ऑल्टर और ड्रैगन पलस की भी हालत खास्ता हो गई थी। बिंग साई चुआन, वू शुआई, जहन बूडू और दूसरों ने फौरन अपनी पूरी ताकत इमॉर्टल गू हाउसेस को रिपेयर करने में लगा दी। नॉर्दर्न प्लेन्स के बच गए हिस्टोरिकल रैंक 8 एक्सपर्ट्स अस रोशनी के पड़ते ही गायब हो गए। फैंग युआन के अनागिनत ईयर बीस्ट्स और सॉर्ड्समैन जिन्होंने हेवनली कोर्ट में तबाही मचा रखी थी, उनमें से ज्यादातर मारे गए। खून की नदियां बह गईं। माओ ली क्यू का परफेक्ट पैर किलर मूव जबरदस्ती तोड़ दिया गया। दी ज़ैंग शेंग को जमीन पर दबा दिया गया और वो फौरन उठ भी नहीं पा रहा था। सिर्फ फैंग युआन का इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन फॉर्म पूरी तरह से महफूज था। वो एक ऐसी दूसरी दुनिया की बाला था जिसे किलर मूव फेट वैंक्विश टारगेट नहीं कर सकता था, और उसके पास इसके खिलाफ एक नेचुरल इम्यूनिटी थी। ए फ्लैट, सिर्फ तुम बचे हो, फैंग युआन। ड्यूक लॉन्ग ने अस इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन को जबरदस्त गुस्से और नफरत से घूरा। ये वही दूसरी दुनिया का शैतान था जिसने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को तबाह किया था, हेवनली कोर्ट के लाखों सालों की बुनियाद के सबसे बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया था। इस गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता था। उसे एक बेहद दर्दनाक मौत मिलनी ही चाहिए। बूम! ड्यूक लॉन्ग हेवन ओवरसीइंग टावर से बाहर निकला और आसमान चीरता हुआ फैंग युआन की तरफ लपका। रोको यूज, फैंग युआन को रोको। ड्यूक लॉन्ग दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे हेवनली कोर्ट में गूंज गई। डेस्टिनी सॉन्ग वक्त पर शुरू हो गया और फैंग युआन की पीछे हटने की स्पीड एकदम से कम हो गई। इमॉर्टल किलर मूव, ची करंट सिजर्स। ड्यूक लॉन्ग पास आया और अपनी हथेली खोली। अनागिनत तेज ची करंट्स ने बेहद धारदार ची ब्लेड्स बना दिए जो एक तूफान की तरह फैंग युआन को घेर लिए। फैंग युआन ने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील कैंसिल किया और की ब्लेड्स के जीहे को तोड़ता हुआ आगे निकल गया, आसमान में खून की एक लकीर छोड़ते हुए। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप तेजी से उड़कर आया और फैंग युआन से जा मिला। फैंग युआन ने डेक पर कदम रखा और इमेमोरियल ईयर मंकी में बदल गया। फिर वो मुड़ा और अपना हाथ लहराया। इमॉर्टल किलर मूव, समर फैन। जंगली हवाएं उठी और सारे की करंट सिजर्स को टीटा बितर कर दिया। फैंग युआन ने डेक पर पैर पटका,
मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप से एक भरी आवाज आई और उससे एक चमकदार रोशनी निकली जब उसने एक टाइम पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया। मिरियडियर हंटिंग। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के नीचे रिवर ऑफ टाइम का साया उबलता रहा। अनागिनत ईयर बीस्ट्स एक बार फिर समन हो गए और जंग में शामिल हो गए, हर तरफ फैलते हुए। उसी वक्त फंग जिउगे ड्यूक लॉन्ग से आगे निकल गया। इमॉर्टल किलर मूव सबमिशन सॉन्ग। इमॉर्टल किलर मूव सॉन्ग वॉरियर। सबमिशन सॉन्ग की पावर एक इंसानी रूप में आ गई और ईयर बीस्ट्स की सेना में तूफान मचा दिया। वो जहां भी जाता, ईयर बीस्ट्स चाहे कमजोर हो या ताकतवर, फैंग युआन को धोखा देकर फंग जिउगे के सामने सरेंडर कर देते। बहुत बढ़िया। ये नज़ारा देखकर ड्यूक लॉन्ग भी हैरान और खुश हो गया। पहले फंग जिउगे डेस्टिनी सॉन्ग का इस्तेमाल ZYA डेटार बैटलफील्ड को मेंटेन करने के लिए कर रहा था और दूसरे मेथड्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ए फ्लैट जैसे ही मौका मिला, उसने फौरन अपने ढेर सारे मेथड्स दिखा दिए। ड्यूक लॉन्ग एक बार फिर मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के पास पहुंचा और वर्ल्ड शेकिंग ड्रैगन हमर जैसे किलर मूव्स एक के बाद एक इस्तेमाल किए, डेब्रेक सॉर्ड्स को तबाह करते हुए। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप में दरारें फैल गईं और बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स फौरन मर गए। फैंग युआन को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उस अपनी पूरी ताकत मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप को ठीक करने में लगानी पड़ रही थी और साथ हाई ड्यूक लॉन्ग और फंग जिउगे के जॉइंट अटैक्स को भी रोकना पड़ रहा था। ए फ्लैट पलटवार करने की बारी हमारी है। प्रिंस फंग जियान ने काउंटर अटैक की लहर की अगुवाई की। एक तेज फिनिक्स की चीख गूंजी, उसका पूरा जिस्म एक फिनिक्स में बदल गया। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। वो जहां भी गया आग जलने लगी और आग का समुंदर बन गया। बाई कैंग शुई ने लगभग उसी वक्त डिफेंसिव लाइन के दूसरे छोर से हमला किया। हल्की सफेद ऊंची लहरें आगे बाधिन। जून शेन ग्वांग एक टूटते तारे की तरह बैटलफील्ड में घूम रहा था। जो जोंग शिन के साथ इंफॉर्मेशन पाथ के खतरनाक शेर थे। वोटेक्स स्पेस बॉय और ये कियाओजी ने एक साथ हमला किया। चाओ शन हे और यूजूजी ने एक बार फिर दुश्मन के इमॉर्टल गू हाउसेस के खिलाफ सिटिंग एंड ईटिंग द माउंटेन एम्प्टी का इस्तेमाल किया। पहले ड्यूक लॉन्ग की ताकत की वजह से तीनों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स सब इमॉर्टल गू हाउसेस के अंदर छुपे हुए थे। हेवनली कोर्ट के काउंटर अटैक्स की लहर का सामना करते हुए कैलमिटी लक ऑल्टर, ड्रैगन पैलेस, क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और दूसरे इमॉर्टल गू हाउसेस उनका मुकाबला नहीं कर पाए और लड़ते हुए पीछे हट रहे थे। हेवनली कोर्ट की साइड हेवन ओवरसीइंग टावर और डेमन जजमेंट बोर्ड को सेंटर में रखते हुए आगे बढ़ती रही और तीनों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स के मूवमेंट एरिया को लगातार कम करती गई। कीन डिंगलिंग भी डेमन जजमेंट बोर्ड से बाहर उड़कर आई और अपनी साइड के अटैक्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए हर तरह के लक पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करने लगी। आखिरकार दुश्मन गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल गू हाउसेस के अंदर छुपे हुए वो ऐसे ही हमला नहीं कर सकते थे और उन्हें इमॉर्टल गू हाउसेस के मेथड्स का हाई इस्तेमाल करना था। तीनों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी हालत फेट वैंक्विश की वजह से पहले ही खराब थी। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स को इमॉर्टल गू हाउसेस को रिपेयर करने पर कंसंट्रेट करना पड़ रहा था। वो सिर्फ चुपचाप मार खा सकते थे। कोई और रास्ता ना होने पर माओ ली क्यू, वू योंग और कुछ दूसरों ने रिस्क लिया और इमॉर्टल गू हाउसेस से बाहर उड़कर हेवनली कोर्ट की साइड से लड़ने लगे ताकि इमॉर्टल गू हाउसेस की रिपेयर के लिए कीमती वक्त मिल सके। टिके रहो। अगर अब नहीं टिक पाए तो हेवनली कोर्ट से निकलना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। हेवन ओवरसीइंग टावर से सावधान रहना, खासकर फेट वैंक्विश से। फैंग युआन की क्या सिचुएशन है? सिर्फ वही फेट वैंक्विश का सामना कर सकता है। पिछली लाइफ की तरह इमॉर्टल्स ने एक बार फिर अपनी उम्मीदें फैंग युआन पर टिका दी थीं। बेशक कई गू इमॉर्टल्स फैंग युआन से नफरत करते थे, लेकिन मौजूदा सिचुएशन ने उन्हें यूएस पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन जिस चीज ने इमॉर्टल्स को निराश किया वो ये थी कि फैंग युआन की हालत भी उतनी ही खराब थी। वो फंग जिउगे और ड्यूक लॉन्ग के बीच फंसा हुआ था और मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप की मदद से बड़ी मुश्किल से अटैक्स का सामना कर रहा था। फेट गू को कोर बनाकर किया गया किलर मूव फेट वैंक्विश का फैंग युआन पर कोई असर नहीं था। लेकिन फंग जिउगे का डेस्टिनी सॉन्ग जो सिर्फ रैंक 8 का था, वो एक अलग हाई लेवल का था। उसमें सिर्फ फेट ही नहीं बल्कि लक भी शामिल था। लक का असर फैंग युआन पर जरूर होता था। इससे पहले फैंग युआन ने अपनी कल्टीवेशन में मदद के लिए कई बार लक पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया था। डेस्टिनी सॉन्ग का फैंग युआन पर असर हो रहा था, जो उस काफी कमजोर कर रहा था, लगभग हीरोज अमंग पीपल से मिली बढ़ावा को बेअसर कर रहा था। इसके अलावा ड्यूक लॉन्ग को हीरोज अमंग पीपल का फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन उस हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड, ट्रिपल ची रिट्रैक्शन और डेस्टिनी सॉन्ग से पावर मिल रही थी,
जिसने उसकी बैटल स्ट्रेंथ को एक ऐसी हैरान कर देने वाली लेवल तक बढ़ा दिया था जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ड्यूक लॉन्ग अटैक कर रहा था और फंग जियोगे यूज सपोर्ट कर रहा था। फैंग युआन उनका सामना नहीं कर पा रहा था और उस बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। हेवनली कोर्ट को हराया नहीं जा सकता। ड्यूक लॉन्ग के घूंसों और लातों से हवा में धमाके हो रहे थे जब वो मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप पर पड़ रहे थे। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप एक तूफान में फंसी छोटी सी नाव जैसा लग रहा था। यूज हवा में उछाल दिया गया और वो जमीन पर जा गिरा। फैंग युआन, ये एक और मूव तुम्हारे लिए। ड्यूक लॉन्ग एक टूटते तारे की तरह नीचे आया, सीधा टकराना चाहता था। फैंग युआन ने आसमान की तरफ देखा और नाक सिकोड़ी। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के चारों तरफ सुनहरी रोशनियां चमकने लगी जब 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन अलग हुआ और एक पत्थर के ग्रे जायंट में बदल गया। वो जायंट हेवनली कोर्ट की जमीन पर खड़ा हो गया और अपने हाथ लहराए, ड्यूक लॉन्ग पर सीधा हमला करते हुए। बूम! एक धमाका हुआ, ड्यूक लॉन्ग उस जायंट से टकरा गया। किलर मूव्स टकराए और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। खतरनाक गर्मी की लहर एक बड़े गुब्बारे की तरह फैली और फिर वहीं फट गई। बवांदार और शॉक वेव्स ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। फैंग युआन और लगभग टूटने की कागार पर खड़ा मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप इस प्रोपल्शन फोर्स का इस्तेमाल करके आराम से पीछे हट गए। वुश! हवा गरजी जब ड्यूक लॉन्ग का विशाल आकार अचानक फैंग युआन के पीछे प्रकट हुआ। इमॉर्टल किलर मूव, वर्ल्ड शेकिंग ड्रैगन हैमर। फैंग युआन की ईंट की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसके पास मुड़ने का भी वक्त नहीं था जब उसने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिवेट किया। रंबल! रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील आखिरकार अपनी हद तक पहुंच गया और टूट गया। फैंग युआन को ड्यूक लॉन्ग का हमला झेलना पड़ा। भले ही वो इमेमोरियल ईयर मंकी में बदल गया था, लेकिन उसकी पीठ में छेद होते होते बचा। जबरदस्त ताकत ने फैंग युआन को हवा में उड़ा दिया। जब वो जमीन पर गिरा तो उसका जिस्म जमीन पर घिसता चला गया, खून की एक लंबी लकीर छोड़ता हुआ, और 3 इमॉर्टल गू हाउसेस से टकराकर हाय रुका। ड्यूक लॉन्ग ने दबी हुई आवाज में कहा, उसका जिस्म कांप रहा था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील बहरी हमलों को रिफ्लेक्ट करता था। जिस ताकत से उसने फैंग युआन पर हमला किया था, वही ताकत पूरी तरह उस पर भी रिफ्लेक्ट हुई। यूज फैंग युआन से भी ज्यादा गहरा असर झेलना पड़ा। आखिरकार फैंग युआन के पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील था जिसने हमले की ताकत को कम किया था और साथ हाई इमेमोरियल ईयर मंकी का मजबूत जिस्म भी था। ड्यूक लॉन्ग जोर जोर से सांस ले रहा था। वो फौरन हिल नहीं पा रहा था और अपने घावों को जल्दी से ठीक करने पर कंसंट्रेट कर रहा था। बैटलफील्ड के किनारे पर इमॉर्टल ट्रेजरी को स्पेक्ट्रल सोल और उसके सेवकों ने पहले ही पूरी तरह से लूट लिया था, लेकिन उन्हें अभी तक डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं मिला था। अजीब है, डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ तो यहीं रखा था। फेरी जीवे ने माथे पर बाल डालते हुए कहा, लगता है ड्यूक लॉन्ग ने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। स्पेक्ट्रल सोल ने ठंडे से कहा, डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ हेवन एंड अर्थ का एक अलग थलग डोमेन था और उसमें अनागिनत आत्माएं थीं। स्पेक्ट्रल सोल के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अफसोस वो उस ढूंढ नहीं पाए। मास्टर, फैंग युआन टिक नहीं पा रहा है, क्या हम उसकी मदद करें ताकि स्टेलमेट बना रहे और हमें अपने लिए और वक्त मिल जाए? ओल्ड मैन झेंग युआन ने पूछा। स्पेक्ट्रल सोल ने बैटलफील्ड पर नजर डाली और जब उसने फैंग युआन की पोजीशन देखी तो वो अचानक मुस्कुराया। कोई जल्दी नहीं है, अभी एक और वेनरेबल है जिसने अपनी चाल नहीं चली है। फैंग युआन अपने ही खून के तालाब में एम्ब्रॉयडर्ड टावर के सामने गिरा पड़ा था। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की 3 खूनी खालें हवा में सिली हुई थीं। बैटलफील्ड की तेज हवाओं से उड़कर ये 3 खूनी खालें असल में ढीली हो गई थीं और झंडों की तरह लहरा रही थीं। एक पाल में फैंग युआन को खून की एक गहरी मछली जैसी बदबू आई। चैप्टर 1954 पे आजादी का। फैंग युआन का पूरा जिस्म खून से लथपथ और जख्मों से भरा हुआ था। उसने ठंडी आहें भरी और उठ खड़ा हुआ, अपने सामने एम्ब्रॉयडर्ड टावर को देखते हुए। एम्ब्रॉयडर्ड टावर शुरू में एक मामूली चीज थी जिसे प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी अचेली स्टार कॉन्स्टलेशन को उसके दहेज के तौर पर छोड़ दिया था। लेकिन इस वक्त के रिवाजों के मुताबिक इसका सिंबॉलिक मतलब बहुत बड़ा था। बाद में जब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बन गई तो उसने एम्ब्रॉयडर्ड टावर को एक इमॉर्टल गू हाउस में बदल दिया जिसके पास बेहद रहस्यमयी शक्तियां थीं। लाखों साल पहले रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया था। वो हेवनली कोर्ट में तूफान की तरह घुसा, इमॉर्टल एम्परर कोर्ट, हिडन स्पेस पवेलियन, सुमेरु लेक, एटर्नल सैंड केव, मिलियन हेवनली किंग गैलरी, एम्ब्रॉयडर्ड टावर, सेंट्रल ग्रेट हॉल से गुजरा और आखिर में हेवन ओवरसीइंग टावर पर जाकर रुका। जब रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल एम्ब्रॉयडर्ड टावर तक पहुंचा तो उस कुछ नुकसान उठाना पड़ा।
एम्ब्रॉयडर्ड टावर ने अपना ट्रम्प कार्ड मेथड इस्तेमाल किया, डाउ एम्ब्रॉयडरी। 7 कढ़ाई वाली सुई एलिगेंट तरीके से बाहर निकली। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल को अपनी 3 खाल छोड़नी पड़ी, तब जाकर वो आगे बढ़ पाया। ये 3 खूनी खालें अनागिनत डाउ मार्क धागों से हवा में सिली हुई थीं। उसके बाद एम्ब्रॉयडर्ड टावर का नुकसान ठीक नहीं हो पाया और बाद में यीटियन माउंटेन में स्पेक्ट्रल सोल पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। नए नुकसान ने पुराने नुकसान को और बढ़ा दिया। इस नुकसान ने एम्ब्रॉयडर्ड टावर को बर्बाद कर दिया था और अब वो किसी काम का नहीं रहा था। सिर्फ फैंग युआन हाई नहीं, बल्कि ड्यूक लॉन्ग और बाकी गू इमॉर्टल्स ने भी एम्ब्रॉयडर्ड टावर के ऊपर हवा में अन 3 खूनी खालों को हिलते हुए देखा। वो 3 खूनी झंडों जैसे लग रहे थे, हवा में वहशीपन से लहरा रहे थे। बाएं झंडे पर एक परिंदा बना था, अस परिंदे के CHEH पैर द लेकिन पंख नहीं थे। बीच वाले खूनी झंडे पर एक जानवर की तस्वीर थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। उसने अपना मुंह खोल रखा था लेकिन उसके दांत नहीं थे। दाएं खूनी खाल पर एक मछली थी, वो धीरे धीरे और जिंदा लगने लगी थी लेकिन ये साफ था कि उसके गिल्स नहीं थे। खूनी खालों से ऐसी जंगली आवाजें आ रही थीं जैसे लाखों साल पुरानी आंधी हो जो लोगों के कानों में गरज रही हो, या जैसे एक बड़ी फौज जंग में जा रही हो, तलवारों और घोड़ों के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। खूनी झंडों का लहराना और भी शोर मचाने लगा। वो अन ज्वालामुखियों जैसे थे जो अनागिनत सालों से दबे हुए थे, या अन जंगली जानवरों जैसे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत जमा कर ली थी और अपने शिकार पर झपटने वाले थे। जंगली जानवर दहाड़े। उन्होंने जबरदस्ती अन डाव मार्क धागों को तोड़ दिया जिन्होंने उन्हें बांध रखा था, और 3 लाल रोशनियों में बदल गए जो फैंग युआन के आसपास आकर गिरीं। 3 अजीब ओ गरीब और गूंजती हुई जानवरों की दहाड़े सुनाई दिन और लाल रोशनी गायब हो गई, जिससे 3 विशाल जानवर सामने आए। एक चमकता हुआ विशाल पीला परिंदा जो एक छोटे पहाड़ जैसा था, उसके CHEH पैर मोटे और खुरदुरेदार, उसकी चोंच सख्त और लंबी थी, लेकिन उसके पंख नहीं थे। एक आसमानी नीला चीता जिसका पेट बड़ा था, जमीन पर लेटा हुआ था। वो बार बार उबासी ले रहा था और कोई भी देख सकता था कि उसके एक भी दांत नहीं थे। और एक गहरी हरी खाल वाली मछली हवा में तैर रही थी, उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था और उसका मुंह कैस कर बैंड था। उसकी ऊँट के पास गिल्स का कोई निशान नहीं था। वो विशाल मछली एक जड़े की मूर्ति की तरह बेहरकत थी। इमॉर्टल्स हिल गए थे, यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग का एक्सप्रेशन भी गंभीर हो गया और उसने अपने हमले रोक दिए। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की छोड़ी हुई 3 खूनी खालों में कुछ गड़बड़ है। इन 3 मॉन्स्टर्स की ऑरा इतनी हैरान कर देने वाली है। क्या फैंग युआन ने किसी वेनरेबल का मेथड ट्रिगर कर दिया है? 1 मिनट रुको, यह 3 मॉन्स्टर, यह लेस देन ग्रेटर देन में बताए गए अन 3 जैसे क्यों लग रहे हैं? लेस देन ग्रेटर देन के 4थे अध्याय में लिखा है, रेंजू अकेले इस विशाल धरती पर भटक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना होश खो बैठा हो। कभी वो रोता, कभी वो गुमसुम बैठ जाता, और कभी वो पागलों की तरह हंसता। फेट गू की चाल ने उसके बच्चों से अलग कर दिया था। उसने वेल्थ गू भी खो दिया था। रेंजू पागलपन की हालत में पहुंच गया था। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं क्या कर रहा हूं? रेंजू हैरान परेशान था और फिर से पागल हो गया। एक सुबह परिंदों का एक झुंड रेंजू के पास से दौड़ता हुआ गुजरा। इन परिंदों के पंख नहीं थे, उनके 6 पैर एक के बाद एक हिल रहे थे जब वो जमीन पर दौड़ रहे थे। उनके रास्ते में धूल के बादल उठ रहे थे। इन परिंदों को देखकर रेंजू खुशी से उछाल पड़ा। तो मैं एक परिंदा हूं। उसने भी अपने पैर फैलाए और तेजी से दौड़ने लगा, परिंदों के झुंड में शामिल हो गया। परिंदों ने अजीब तरह से रेंजू की तरफ गुर्राया। तुम एक इंसान हो, तुम 2 पैरों पर चलते हो, तुम परिंदे नहीं हो। जाओ, हमें परेशान मत करो, हम फ्रीडम गू का पीछा कर रहे हैं, हम अपनी आज़ादी वापस पाना चाहते हैं। रेंजू ने पूछा, तुम सब फ्रीडम गू क्यों ढूंढ रहे हो? परिंदों ने भरी आवाज में कहा, कभी हमारे पास फ्रीडम गू था, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हुआ। इसे खोने के बाद ही हमें पता चला कि अब हमारे पंख नहीं हैं और हम उड़ नहीं सकते। जब हमें आज़ादी वापस मिल जाएगी, तो हम अपने पंख फैलाकर आसमान में फिर से उड़ सकेंगे। रेंजू को समझ आया, मैं समझा, इंसानों को भी आज़ादी चाहिए। अगर इंसानों के पास आज़ादी ना हो, तो वो अन परिंदों जैसे होंगे जिन्होंने अपने पंख खो दिए हैं। सही कहा। ए फ्लैट मुझे याद आया। रेंजू ने ताली बजाई और पागलों की तरह हंसा। मुझे भी फेट की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए आज़ादी ढूंढनी है। उसके बाद मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं और जिसके साथ चाहे हमेशा के लिए रह सकता हूं। परिंदों ने रेंजू को एक अजीब नज़र से देखा। आए इंसान, तुम्हारे मन में ऐसे अजीब ख्याल कैसे आ सकते हैं? हमें देखो, परिंदों के पंख कैसे नहीं हो सकते?
इसलिए आज़ादी का पीछा करना हमारा फर्ज है। लेकिन तुम इंसानों की किस्मत में अकेला रहना लिखा है, हर मिलन का अंजाम जुदाई है। आए इंसान, तुम आज़ादी पाना चाहते हो लेकिन तुम्हें अपनी फितरत के हिसाब से भी चलना चाहिए, तुम्हें ख्याली पुलाव नहीं पकने चाहिए। रेंजू ने अपना सिर खुजलाया, उलझन में, क्या ये ऐसे ही काम करता है? परिंदे अपने आखिरी शब्द छोड़ गए। आए इंसान, हम तुम्हें कुछ सच्ची सलाह देते हैं। अगर तुम्हें फ्यूचर में आज़ादी मिले तो उसकी कदर करना, हमारी तरह उस जाने मत देना। फ्रीडम गू को उड़ने मत देना, वरना तुम पछताओगे। परिंदों से अलग होने के बाद रेंजू धीरे धीरे अपनी पहचान और मकसद फिर से भूल गया। एक दोपहर नीले चींटों का एक झुंड उसके पास से गुजरा। पागल रेंजू ने चींटों के झुंड को देखा और खुशी से चिल्लाया, तो मैं एक चीता हूं। रेंजू उस झुंड में घुस गया, लेकिन चींटों ने यूं धक्का दे दिया और चिल्लाए, तुम एक इंसान हो, चीता नहीं। तुम दो पैरों पर चलते हो जबकि हमारे चार पैर हैं। जाओ, हमें परेशान मत करो। हम फ्रीडम गू का पीछा कर रहे हैं, हम अपनी आज़ादी वापस पाना चाहते हैं। रेंजू ने पूछा, तुम फ्रीडम गू क्यों ढूंढ रहे हो? नीले चीते उदास दिखे, अफसोस, कभी हमारे पास फ्रीडम गू था, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हुआ। इसे खून के बाद ही हमें पता चला कि अब हमारे दांत नहीं हैं और हम अपने शिकार को काट और चीर नहीं सकते। जब हमें आज़ादी वापस मिल जाएगी तो हम फिर से खुशी से खा सकेंगे। रेंजू को समझ आया, मैं समझा, इंसानों को भी आज़ादी चाहिए। अगर इंसानों के पास आज़ादी ना हो तो वो बिना दांत के जानवरों जैसे होंगे। सही कहा। रेंजू ने ताली बजाई और पागलों की तरह हंसा, मुझे फेट की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए आज़ादी ढूंढनी है। मेरे पास अनागिनत लजीज खाने और शराबें होंगी, बेइंतहा दौलत और हर तरह के आरामदायक और खूबसूरत कपड़े होंगे। नीले चीते हैरान रह गए और फिर जोर जोर से हंसते हुए रेंजू का मजाक उड़ाने लगे। आए इंसान, तुम्हारे मन में ऐसे अजीब ख्याल कैसे आ सकते हैं? हमें देखो, जानवरों के नुकीले दांत या पंजे कैसे नहीं हो सकते? इसलिए आज़ादी का पीछा करना हमारा फर्ज है। लेकिन तुम इंसान खाली हाथ पैदा हुए थे और खाली हाथ ही मर जाओगे। आए इंसान, तुम आज़ादी पाना चाहते हो लेकिन तुम्हें अपनी फितरत के हिसाब से भी चलना चाहिए, तुम्हें ख्याली पुलाव नहीं पकने चाहिए। रेंजू ने अपना सिर खुजलाया, नाखुश होकर, क्या ये ऐसे ही काम करता है? चीते अपने आखिरी शब्द छोड़ गए। आए इंसान, हम तुम्हें कुछ सच्ची सलाह देते हैं। अगर तुम्हें फ्यूचर में आज़ादी मिले तो उसकी कदर करना, हमारी तरह उस जाने मत देना। फ्रीडम गू को उड़ने मत देना, वरना तुम पछताओगे। चीतों से अलग होने के बाद रेंजू धीरे धीरे अपनी पहचान और मकसद फिर से भूल गया। एक शाम मछलियों का एक झुंड उसके पास से तैरता हुआ गुजरा। रेंजू ने मछलियों को देखा और खुशी से चिल्लाया, तो मैं एक मछली हूं। रेंजू मछलियों के झुंड में शामिल हो गया और उनकी तरह तैरने की कोशिश करने लगा। मछलियों के झुंड में हलचल मच गई जब उन्होंने रेंजू को धक्का दिया और चिल्लाए, तुम एक इंसान हो, मछली नहीं। तुम दो पैरों पर चलते हो जबकि हमारे पैर नहीं हैं। जाओ, हमें परेशान मत करो। हम फ्रीडम गू का पीछा कर रहे हैं, हम अपनी आज़ादी वापस पाना चाहते हैं। रेंजू ने पूछा, तुम फ्रीडम गू क्यों ढूंढ रहे हो? मछलियों ने आहें भारम, कभी हमारे पास फ्रीडम गू था, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हुआ। इसे खोने के बाद ही हमें पता चला कि अब हमारे गिल्स नहीं हैं और हम पानी में फिर से सांस नहीं ले सकते। जब हमें आज़ादी वापस मिल जाएगी तो हम फिर से पानी में तैर सकेंगे। रेंजू को समझ आया, मैं समझा, इंसानों को भी आज़ादी चाहिए। अगर इंसानों के पास आज़ादी ना हो तो वो बिना गिल्स वाली मछलियों जैसे होंगे और सांस नहीं ले पाएंगे। सही कहा। रेंजू ने ताली बजाई और पागलों की तरह हंसा, मुझे फेट की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए आज़ादी ढूंढनी है। मैं आज़ादी से सांस लूंगा और हमेशा जिंदा रहूंगा, मुझे अमर जीवन चाहिए। मछलियों ने टैंस कसा, आए इंसान, तुम्हारे मन में ऐसे अजीब ख्याल कैसे आ सकते हैं? हमें देखो, एक मछली के पास गिल्स होने ही चाहिए, इसलिए आज़ादी का पीछा करना हमारा फर्ज है। लेकिन तुम इंसानों की किस्मत में अमर जीवन से कोई रिश्ता नहीं है, तुम बुढ़ापे और बीमारियों से मर जाओगे। आए इंसान, तुम आज़ादी पाना चाहते हो लेकिन तुम्हें अपनी फितरत के हिसाब से भी चलना चाहिए, तुम्हें ख्याली पुलाव नहीं पकने चाहिए। रेंजू ने माथे पर बाल डाले, चिड़चिड़ा होकर, क्या ये ऐसे ही काम करता है? मछलियां अपने आखिरी शब्द छोड़ गईं। आए इंसान, हम तुम्हें कुछ सच्ची सलाह देते हैं। अगर तुम्हें फ्यूचर में आज़ादी मिले तो उसकी कदर करना, हमारी तरह उस जाने मत देना। फ्रीडम गू को उड़ने मत देना, वरना तुम पछताओगे। मछलियों से अलग होने के बाद रेंजू धीरे धीरे परिंदों, चीतन और मछलियों की सलाह भूल गया। मैं एक इंसान हूं,
मुझे आज़ादी का पीछा करना है। मुझे फेट की जंजीरों से छुटकारा पाना है। मैं अपने प्रियजनों के साथ हमेशा जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं पर्याप्त धन के साथ जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूँ। रेंजू के पास से गुजरने वाले कई प्राणियों ने उस सुना। उन्होंने अपने सिर हिलाए और उससे दूर रहे। चलो जल्दी चलो, वो रेंजू है और वो फिर से बकवास कर रहा है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। ऐसे ख्याल रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक दिन फ्रीडम गू अपनी मर्जी से रेंजू की तरफ उड़ कर आया। रेंजू खुश हो गया जब उसने उस पकड़ लिया। ओह आज़ादी, आखिरकार मुझे आज़ादी मिल गई। रेंजू बेहद खुश था लेकिन उलझन में भी था जब उसने फ्रीडम गू से पूछा, यह सच में अजीब है, बिना पंख वाले परिंदे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, बिना दांत वाले जानवर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, बिना गिल्स वाली मछलियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं, लेकिन तुम मेरे पास उड़ कर आए, आखिर माजरा क्या है? फ्रीडम गू ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, इंसान। तुमने एक बार एटीट्यूड गू का इस्तेमाल करके मुझे टांग किया था, प्यार से मुझे बांधा था और दौलत से मुझे रिश्वत दी थी। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं इसलिए उड़ कर आया क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर लगे कॉग्निशन गू से आकर्षित हुआ था। कॉग्निशन गू रेंजू के जिस्म से बाहर तैरता हुआ निकला और मुस्कुरा कर समझाया, रेंजू, क्योंकि तुम पागल हो गए हो, तुम हर वक्त बहकी बहकी बातें सोच रहे हो। एक इंसान जो हमेशा साथ चाहता है, एक इंसान जो बिना चिंता के जीवन जीने की बेमतलब की उम्मीद रखता है, एक इंसान जो अमर जीवन का पीछा करता है, ये एक पागल के अलावा और क्या हो सकता है? फ्रीडम गू ने आहें भारम, सोच की आज़ादी ही सबसे बड़ी आज़ादी है। ये दीवानेपन वाले ख्याल मुझे और मजबूत कर सकते हैं। रेंजू, भले ही तुमने मुझे पकड़ लिया है, मैं तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगा। अभी मुझे छोड़ दो। रेंजू ने अपना सिर हिलाया और भी कास कर पकड़ लिया। फ्रीडम गू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फ्रीडम गू ने टांस कसा, तो फिर तैयार हो जाओ, दबाव से टूट मत जाना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी गू उठ कर आया और रेंजू के कंधे पर दबाव डालने लगा। भारी, बहुत भारी। रेंजू दबाव से लगभग झुक गया। कॉग्निशन गू ने आहें भारम, आज़ादी और जिम्मेदारी साथ साथ चलती हैं। ओ रेंजू, तुम आज़ादी पाना चाहते हो इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी उठानी होगी। कम से कम तुम्हें खुद के लिए जिम्मेदार होना होगा। रेंजू ने अपने दांत भींचे और हिम्मत बांधे रखा। उसके जिस्म से पसीना एक नदी की तरह बहने लगा। जल्द ही वो घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गया। उसने फिर से मकड़ी के जाले देखे। फेट गू के मकड़ी के रेशम ने उसके पूरे जिस्म को लपेट लिया था। रेंजू मुश्किल से भारी जिम्मेदारी उठाए हुए था और उसके पास मकड़ी के रेशम के बंधन से आज़ाद होने की ताकत नहीं थी। फेट गू का मकड़ी का रेशम कैस कर जकड़ रहा था। रेंजू के जिस्म पर हर जगह खून के घाव बन रहे थे। रेंजू चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? कॉग्निशन गू ने समझाया, ओ इंसान, तुम जितनी ज्यादा आज़ादी महसूस करोगे, उतना ही तुम्हें अपने आसपास का बंधन महसूस होगा। फ्रीडम गू हंसा, बस मुझे जाने दो, तुम जितनी देर मुझे पकड़े रहोगे, उतने ही ज्यादा मकड़ी के रेशम तुम्हें बांधेंगे, बंधन और भी कैस जाएगा और यहां तक कि तुम्हें घूंट कर मार देगा। रेंजू ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ फ्रीडम गू, मुझे तुम्हें पाना ही है। अनागिनत मकड़ी के रेशम रेंजू के मांस में घुस गए। रेंजू दर्द से चिल्लाया और जमीन पर लुढ़कने लगा लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। हा हा हा। रेंजू फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। मैं दूर एक गू को महसूस कर सकता हूं। बस ये एहसास ही मुझे खुश और संतुष्ट कर रहा है। कॉग्निशन गू ने साफ साफ माना, ये तो लाजमी है। जिसे भी फ्रीडम गू मिलता है, वो हैप्पीनेस गू की लोकेशन को भी महसूस कर सकता है। रेंजू हिम्मत बांधे रहा। वो कभी दर्द में रोता और कभी खुशी से हंसता। मकड़ी का रेशम कैस कर जकड़ रहा था, उसकी हड्डियों में घुस कर अन्न पर गहरे निशान छोड़ रहा था, लेकिन रेंजू ने फिर भी अपने हाथ ढीले नहीं किए। आखिर में वो दर्द से बेहोश हो गया। काफी देर बाद वो धीरे धीरे होश में आया। फेट गू का मकड़ी का रेशम अब उस नहीं जकड़ रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी गू भी भारी दबाव नहीं डाल रहा था, जबकि कॉग्निशन गू गायब हो चुका था। रुको, फ्रीडम गू कहाँ है? रेंजू को फ्रीडम गू का अस्तित्व महसूस नहीं हुआ और घबराहट में उसने अपने हाथ खोल दिए। जैसे ही एक दरार बनी, फ्रीडम गू उठ गया और रेंजू को पीछे छोड़ गया। इंसान अक्सर आज़ादी को नहीं समझते जब वो उनके पास होती है, उस खून के बाद ही उन्हें अचानक एहसास होता है। रेंजू हैरान रह गया जब उसने फ्रीडम गू को उड़ते हुए देखा। उस परिंदों, चीटन और मछलियों की सलाह याद आई। उस बेहद अफसोस हुआ। उसने दर्द से अपने बाल नोचे और जमीन पर लुढ़कने लगा। इससे बेहतर तो ये मर जाऊं। रेंजू दुख से टूट गया। मैं प्यार खोना पसंद करूंगा, मैं अपनी जिंदगी खोना पसंद करूंगा,
मैं आज़ादी नहीं खोना चाहता। चैप्टर 1955 नाजुक वक्त का नाजुक इंसान हेवनली कोर्ट के बैटलफील्ड में, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, सबकी निगाहें एक ही जगह पर टिकी हुई थीं। फैंग युआन ने अपने आसपास देखा, वो 3 विशाल मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था। लेकिन उन 3 विशाल मॉन्स्टर्स ने यूज कुछ नहीं किया, वो उल्टा उसकी हिफाजत कर रहे थे और आसपास दुश्मनी से देख रहे थे। उनका अफिलिएशन एक नज़र में ही साफ दिख रहा था। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल। फैंग युआन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। भले हाई रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का मेथड तुम्हारी मदद कर रहा हो, तुम फिर भी हारोगे। ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया, उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। वो हवा से एक लाल टूटते तारे की तरह नीचे आया। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के मेथड के सामने भी उसका इरादा नहीं डगमगाया। वो सारे शैतानों को मिटा देगा, वो दुनिया में हर विरोध को शांत कर देगा। इमॉर्टल किलर मूव, ची ब्रेथ माउंटेन। ड्यूक लॉन्ग की हथेलियां दूर से हाई फैंग युआन पर निशाना साध कर आगे बाधिन। रंबो। एक जोरदार आवाज के साथ एक विशाल की पहाड़ फैंग युआन और 3 मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ा। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन के जरिए ड्यूक लॉन्ग के पास की पाथ डाउ मार्क्स की एक भारी मात्रा थी। अभी ची ब्रेथ माउंटेन जैसे उसके सभी की पाथ किलर मूव्स की ताकत अनागिनत गुना बढ़ गई थी। ये की पहाड़ पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था, इसकी बनावट भी बेहद ठोस थी। चाहे क्वालिटी हो या क्वांटिटी, दोनों में हाई एक ब्रेक थ्रू हुआ था। ये मंजर देखकर, चाहे वो वू योंग हो, बिंग साई श्वान या दूसरे, सबके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। सिर्फ इस ची ब्रेथ माउंटेन का सामना करना ही मुश्किल था, सबसे अच्छा तरीका था बचकर निकलना। लेकिन की ब्रेथ माउंटेन के बाद ड्यूक लॉन्ग जैसा एक शक्तिशाली एक्सपर्ट था जो बचने के सारे रास्ते बैंड कर सकता था। फैंग युआन ने अपने दांत भींचे और हिलने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी पाल, खूनी खालों से बने 3 मॉन्स्टर्स में से एक, विशाल नीला चीता, ने अचानक अपना मुंह खोला और एक गहरी सांस ली। बूम! पूरा ची ब्रेथ माउंटेन तेजी से सिकुड़ गया और एक अदृश्य शक्ति ने यूज खींचकर नीले चीते के पेट में समा लिया। इमॉर्टल्स को एक बड़ा झटका लगा। फूटपाथ कल्टिवेटर चाओ शन हे की ईर्गी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने नीले चीते के जिस्म में फूटपथ के संकेत देखे। यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग भी हैरान रह गया। इस शक्तिशाली ची ब्रेथ माउंटेन को इतनी आसानी से तोड़ दिया गया था। नीले चीते के की ब्रेथ माउंटेन को निगलने के बाद उसका पिचका हुआ पेट 10% फूल गया। उसकी ईड़ी चमक रही थी जब वो ड्यूक लॉन्ग को एक ठंडी नजर से घूर रहा था, जैसे वो एक शाही दावत को देख रहा हो। ड्यूक लॉन्ग बिल्कुल निडर था, भले हाई 3 मॉन्स्टर्स अनजाने द, लेकिन वो फिर भी फैंग युआन की तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार और भी बढ़ गई, हवा को चीरती हुई और सोनिक बूम्स पैदा करती हुई। फैंग युआन लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था जब 3 मॉन्स्टर्स में से एक, हरी मछली, हिली। उसने बस अपनी पूंछ हल्की सी हिलाई ही थी कि वो अचानक ड्यूक लॉन्ग के सामने प्रकट हो गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जैसी लग रही थी, लेकिन ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा, सब कुछ बेहद आराम से और तरल रूप से हुआ। एक सेकंड पहले ड्यूक लॉन्ग का नजरिया काफी बड़ा था, लेकिन अब उसकी पूरी नजर मछली मॉन्स्टर के विशाल जिस्म से भरी हुई थी। मछली मॉन्स्टर ने जोर से अपना सिर पटका। बूम! मॉन्स्टर के सिर ने सीधा ड्यूक लॉन्ग को उससे भी तेज रफ्तार से उड़ा दिया जिस रफ्तार से वो आया था। उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और की पाथ डाउ मार्क्स द, वो अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली था। कई बार ट्रिपल ची रिट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के बाद यूज साधारण रैंक 8 अटैक से बचने के लिए 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो मछली मॉन्स्टर के सिर से टकराया, तो यूज ऐसा लगा जैसे उसने अपनी नंगी मुट्ठी से एक चट्टान पर वार कर दिया हो। एक पाल में ड्यूक लॉन्ग के जिस्म की सारी हड्डियां टूट गईं, उसके अंदर के अंग जोर से लगभग फट गए, अंदर और बाहर से भारी मात्रा में खून बह रहा था। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन! ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया, उसकी तेजी से गिरती हुई की फौरन बढ़ गई। ड्यूक लॉन्ग ने फौरन की पाथ हीलिंग मेथड्स एक्टिवेट किए और हैरान कर देने वाली रफ्तार से उसके घाव कुछ ही सांसों में ठीक हो गए। लेकिन क्योंकि उसने खुद को ठीक करने का फैसला किया, उसने खुद को पूरे रास्ते टकराने दिया, सीधा हेवनली कोर्ट की सीमा से जा टकराया। हेवनली कोर्ट एक शेयर्ड ग्रोटो हेवन था, उसकी सीमाएं एपर्चर वॉल्स थीं। ड्यूक लॉन्ग एपर्चर वॉल्स से टकराया, उसके जिस्म में अभी भी बची हुई विशाल शक्ति आसमान में एपर्चर वॉल्स में समा गई। इमॉर्टल्स ने एक जोरदार टक्कर सुनी, फिर उन्होंने देखा कि ड्यूक लॉन्ग के पीछे आसमान में अचानक कई दरारें आ गई हैं जो तेजी से एक मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थीं। इमॉर्टल्स अपनी सांसें रोके बिना नहीं रह पाए। मछली मॉन्स्टर के हमले की ताकत सोची भी नहीं जा सकती थी। यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। और मछली मॉन्स्टर तो सिर्फ रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का छोड़ा हुआ एक इंतजाम था। वो लाखों सालों से मौजूद था, लेकिन उसमें अभी भी ऐसी शक्ति थी
अगर ऐसा है तो रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल, जिसने ये मेथड छोड़ा था, उसके पास कितनी शक्ति होगी? बिल्कुल अकल्पनीय। इमॉर्टल्स ने रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के बारे में मूल्यांकन याद किया। यूज सार्वजनिक रूप से सबसे ज्यादा शारीरिक शक्ति वाला वेनरेबल माना जाता था, और अब जब उन्होंने ये नज़ारा देखा तो ये सच में वैसा ही था। यह रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का मेथड है। हम अभी हारे नहीं हैं, हम अभी भी लड़ सकते हैं। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग वापस आ गए हैं, उनके घाव ठीक हो गए हैं और उनकी ऑरा और भी मजबूत हो गई है। तुम किस बात से डर रहे हो? हमारे पास पूरी तरह से ठीक हो चुका फेट गू है, स्वर्गीय किस्मत हमारे साथ है। 3 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स 3 शक्तिशाली प्राणियों के अनापेक्षित रीइंफोर्समेंट से हैरान और खुश द और उनका मराल बढ़ गया। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स का मराल भी उसी तरह ऊंचा था। उन्हें फेट गू और ड्यूक लॉन्ग पर पूरा भरोसा था। ड्यूक लॉन्ग एक बार फिर झपट पड़ा और 3 मॉन्स्टर से लड़ने लगा, लेकिन इस बार उसने सबक सीख लिया था और की पाथ के लॉन्ग रेंज अटैक्स का इस्तेमाल करने को प्राथमिकता दी, क्लोज कॉम्बैट से बचते हुए। इन 3 विशाल मॉन्स्टर्स की ताकत सच में डरावनी थी, यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग भी फिर से इतनी बुरी तरह से उड़ना नहीं चाहता था। उसकी लड़ाई की रणनीति समझदारी भरी थी। 3 विशाल मॉन्स्टर्स के पास डरावनी ताकत थी, लेकिन उनके पास लगभग कोई मेथड्स नहीं थे। 10-12 मूव्स के बाद ड्यूक लॉन्ग को उनके बारे में एक साफ समझ आ गई। 6 पैरों वाले पीले परिंदे की रफ्तार बेहद तेज थी और वो अपने मुंह से पीली बिजली छोड़ सकता था, लेकिन वो उड़ नहीं सकता था। उसकी चोंच बेहद सख्त और नुकीली थी, यहां तक कि इमॉर्टल गू हाउसेस को भी छेड़ सकती थी। हरा मछली मॉन्स्टर स्पेस पाथ के टेलीपोर्टेशन जैसी रफ्तार से इधर उधर तैर सकता था। वो बेहद सहजता से प्रकट होता और दुश्मनों को चौंका देता था। वो किसी भी हमले से लगभग फौरन ठीक हो सकता था। उसका सबसे मजबूत पहलू यह था, एक डरावनी रिजेनरेशन रेट जो ड्यूक लॉन्ग के की पाथ हीलिंग मेथड से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका हमला तेज था लेकिन टेम्पो धीमा था। हमलों की फ्रीक्वेंसी भी काफी कम थी। एक बार हमला करने के बाद वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता था, फिर से हमला करने से पहले। जहां तक बिना दांत वाले नीले चीते की बात है, वो हवा पर पैर रखकर उड़ सकता था। उसका सबसे मजबूत मेथड था सभी हमलों को निगल जाना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो गू इमॉर्टल्स के जिस्म से हीरोज अमंग पीपल किलर मूव को भी निगल सकता था। ये नज़ारा देखकर चाओ शनहे चौंधिया गया। उसके फुटपाथ मेथड्स एम्प्लीफिकेशंस को निगलने से बहुत दूर द इसमें फुटपथ की ऐसी गहराइयां थी जो उसके पास नहीं थीं। अगर वो इसे समझ पाता तो फुटपाथ की उसकी समझ निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ जाती। साथ ही बिना दांत वाले नीले चीते की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही लगभग जन्मजात निगलने की क्षमता थी। हर बार जब वो निगलता, उसका पेट फूल जाता। ड्यूक लॉन्ग और दूसरों ने जानबूझकर उस अलग अलग हमले खिलाए, जिसके बाद नीले चीते का पेट गोल और भरा हुआ हो गया था। उस हिलने डुलने में तकलीफ होने लगी थी। हालांकि भले हाई हेवनली कोर्ट की साइड ने 3 मॉन्स्टर्स की डिटेल्स पता लगा ली थीं, वो फिर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे एक नुकसानदायक स्थिति में आ रहे थे। 3 मॉन्स्टर्स में खामियां थीं, उनकी ताकत और कमजोरियां बेहद साफ थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके वहशी तूफान को रोके। साथ में फैंग युआन, वू योंग, बिंग साइचुआन, शेन कॉन्ग शेंग, सोंग ची युआन और बाकी सब साइड से सपोर्ट कर रहे थे। साथ हाई हेवनली कोर्ट के अलग अलग मेथड्स को रोकते और खत्म करते हुए हेवनली कोर्ट की साइड एक पैसिव सिचुएशन में थी। 3 मॉन्स्टर्स का निशाना हेवन ओवरसीइंग टावर था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें फेट गू से बेइंतहा नफरत हो। हेवन ओवरसीइंग टावर ने 3 मॉन्स्टर्स की शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं की, वो सिर्फ लगातार पीछे हट सकता था। हेवन ओवरसीइंग टावर की रक्षा करने के लिए ड्यूक लॉन्ग ने भारी दबाव उठाया और बार बार घायल हुआ, अपने घाव ठीक करने के लिए पीछे हटता और फिर से लड़ाई में शामिल हो जाता। उसके बैंगनी बाल जंगली तरीके से लहरा रहे थे, उसकी ऊँख खून से लाल थीं, उसका पूरा जिस्म खून से नहाया हुआ था जिसने उसके स्केल्स को पूरी तरह से रंग दिया था। उसका लड़ने का जज्बा बढ़ता ही जा रहा था, एक बार भी कम नहीं हुआ। दोनों पक्ष 3 मॉन्स्टर्स और हेवन ओवरसीइंग टावर के आसपास लड़ रहे थे। हमले इधर उधर हो रहे थे, ये बेहद तीव्र था। लड़ाई लगातार हिल रही थी, वो जहां भी जाती, डरावने किलर मूव्स के बाद की तबाही सब कुछ बर्बाद कर देती, अनागिनत खंडहर बना देती। महान हेवनली कोर्ट जिसे गू इमॉर्टल्स ने बड़ी मेहनत से बनाया था, इस लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे हाई टीन रीजन्स के गू इमॉर्टल्स ने मजबूती से ऊपरी हाथ पकड़ा हुआ था, हेवन ओवरसीइंग टावर अचानक रुक गया। अगले हाई पैल इमॉर्टल किलर मूव फेट वैंक्विश फिर से फूट पड़ा। सावधान, वू योंग चिल्लाया। 3 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स पहले से ही सतर्क थे और तेजी से प्रतिक्रिया दी।
सफेद रोशनी के गायब होने के बाद हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड में एक बार फिर से धमाके गूंजने लगे जब लड़ाई फिर से शुरू हुई। लेकिन इस बार हेवनली कोर्ट ने मोमेंटम पकड़ लिया था। 3 रीजन्स के गू इमोर्टल्स सिर्फ बचाव कर सकते थे, जबकि इमोर्टल गू हाउसेस और अपने खुद के घाव ठीक कर रहे थे। 3 रीजन्स के गू इमोर्टल्स ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली। पहले फेट वैंक्विश हमले की तुलना में उनकी स्थिति बहुत बेहतर थी। इसका कारण था कि उनके पास भरोसा करने के लिए 3 विशाल मॉन्स्टर्स थे। विशाल मॉन्स्टर्स बैटलफील्ड में इधर उधर तूफान मचा रहे थे। उनके हमलों के नीचे हेवनली कोर्ट गू इमोर्टल्स धीरे धीरे एक स्टेलमेट में खींच गए, फिर से 3 रीजन्स के गू इमोर्टल्स द्वारा दबा दिए गए। इस समय हेवन ओवरसीइंग टावर ने फिर से फेट वैंक्विश एक्टिवेट किया। इसके बार बार होने के बाद पूरा हेवनली कोर्ट खंडहरों से भर गया था। 3 मॉन्स्टर्स की ऑरा साफ तौर पर गिर गई थी। गू इमोर्टल्स का हमला भी पहले जैसा तेज नहीं था। वो एक ऐसे पॉइंट पर थे जहां उन्हें इमोर्टल एसेंस खर्च के मुद्दे पर विचार करना था। डैम इट, सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। वू योंग का चेहरा गंभीर था। 3 मॉन्स्टर्स फेट वैंक्विश के बार बार के हमलों से कमजोर हो रहे थे। इस वक्त रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल हेवनली कोर्ट पर हमले में असफल रहा था। यह 3 विशाल मॉन्स्टर्स सिर्फ उसके द्वारा छोड़े गए इंतजाम हैं। वो स्वाभाविक रूप से फेट वैंक्विश की शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। बिंगसाई चुवान का दिल ठंडा पड़ रहा था। अगर 3 रीजन्स के गू इमोर्टल्स जब तक 3 मॉन्स्टर्स एक्टिव तब तक कोई ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर पाए, तो उसके बाद उन्हें निश्चित रूप से एक भयानक और विनाशकारी हार का सामना करना पड़ेगा। ये एक बेहद स्पष्ट बात थी। लेकिन हेवनली कोर्ट की साइड ने सबसे समझदारी भरी लड़ाई की रणनीति का इस्तेमाल किया। वो लगातार हिलते रहे जबकि दुश्मन के हमलों से बच रहे थे, दुश्मन को ज्यादा ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर रहे थे। खासकर जब फेट वैंक्विश एक्टिवेट होता तो 3 रीजन्स के गू इमोर्टल्स ने मुश्किल से जो फायदा हासिल किया था वो सब बेकार हो जाता, सब कुछ स्क्वायर वन पर वापस आ जाता। और क्योंकि उनके पास डेमन जजमेंट बोर्ड और हेवन ओवरसीइंग टावर द फ्रंट लाइन्स के आसपास हमेशा एक बेस कैंप होता था। जैसे हाई हेवनली कोर्ट गू इमोर्टल्स को खतरा होता वो अंदर छुप सकते थे, इसलिए कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। स्वाभाविक रूप से ये इसलिए भी था क्योंकि हमला कमजोर हो गया था, क्योंकि दोनों पक्ष इमोर्टल एसेंस बचाना शुरू कर रहे थे। मास्टर, सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। यहां तक कि रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का मेथड भी नतीजा नहीं बदल सकता। वर्तमान हेवनली कोर्ट के पास एक पूरा फेट गू है। आखिरकार डोर फेरी जी वेई ठंडे दिमाग से विश्लेषण कर रही थी। स्पेक्ट्रल सोल ने पहले ही अपना इंसानी रूप वापस पा लिया था, लेकिन उसका जिस्म पारदर्शी था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे जब वो बैटलफील्ड को देख रहा था। फिर उसने दूर इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन पर नजर डाली। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन के अंदर डू वेनरेबल्स के साए अभी भी शतरंज खेल रहे थे। शतरंज का बोर्ड पहले ही मोहरों से भरा हुआ था, लेकिन रहस्यमयी बात यह थी कि जब भी वेनरेबल का साया एक मोहरा रखता, वहां हमेशा एक और खाली जगह होती थी। हालांकि पहले की तुलना में डू वेनरेबल्स के मोहरे रखने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई थी। स्टार कॉन्स्टलेशन के साए ने एक मोहरा पकड़ा और शतरंज के बोर्ड को देखा, फिर स्पेक्ट्रल सोल की दिशा में नजर डाली। तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? स्पेक्ट्रल सोल ने हमारे खेल के परिणाम का एक हिस्सा चुरा लिया, स्टार कॉन्स्टलेशन के साए ने कहा। लिमिटलेस के साए ने हंसा, जबकि वो आजाद हो सका और यहां तक कि हमारे परिणाम भी चुरा सका, ये उसकी अपनी काबिलियत है। ये फायदे उसकी मदद करेंगे। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो इस रेल्म तक पहुंच पाएगा जहां हम नहीं पहुंच पाए। स्टार कॉन्स्टलेशन का साया कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने आहें भारम, तुम सच में एक शुद्ध डाव पस्योर हो। अफसोस, स्वर्ग और धरती एक कैद है जिसने मुझे मेरे डाव का पीछा करने से रोका। लिमिटलेस के साए ने कहा, इसलिए मैं आजादी का पीछा करना चाहता हूं। स्टार कॉन्स्टलेशन के साए ने फौरन विरोध किया, तुम्हारी आजादी, हालांकि, इस किट को तोड़ देगी। और हम दोनों जानते हैं कि इस कैद के बाहर कैसा नजारा है। लिमिटलेस के साए ने अपना सिर हिलाया, हमारी स्थितियां अलग हैं, कुछ और कहना बेकार है। उसका साया अब और भी ज्यादा भ्रमक होता जा रहा था, सिर्फ उसकी एगी अभी भी चमक रही थीं और तेज रोशनी छोड़ रही थीं। लिमिटलेस के साए ने एक मोहरा पकड़ा और शतरंज के बोर्ड को काफी देर तक देखा, लेकिन उसने मोहरा नहीं रखा। ये मैच पहले ही सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। शतरंज के बोर्ड पर लिमिटलेस के साए की स्थिति बहुत खराब थी, वो बहुत बड़े नुकसानदायक स्थिति में था। उसके मोहरे स्टार कॉन्स्टलेशन के साए के मोहरों से हर दिशा से घिरे हुए उसकी साफ बढ़त थी। भले ही ये हेवनली कोर्ट की जमा पूंजी के कारण था, लेकिन ये लिमिटलेस के साए को उसके प्रतिद्वंदी स्टार कॉन्स्टलेशन की शक्ति देखने के लिए काफी था।
स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा एक तरफ स्वर्ग की इच्छा का विरोध कर रही थी, जबकि साथ हाई पांचों रीजन्स में इंतजाम कर रही थी। उसने अनागिनत पहलुओं के बारे में सोचा। उसकी योजनाएं अतीत और वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थीं। अन इंतजामों को भूल जाओ जिन्होंने 3 वेनरेबल्स के हमलों को असफल कर दिया। बस वर्तमान स्थिति को देखो। स्पेक्ट्रल सोल ने आज़ादी वापस पा ली थी, लेकिन डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं प्राप्त किया। ये शायद स्टार कॉन्स्टलेशन की चाल थी। यहां तक कि फेरीजी वे भी अंधेरे में थी, जो सिर्फ ड्यूक लॉन्ग की स्कीमिंग एबिलिटी से होना मुश्किल था। वास्तव में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इतिहास में एकमात्र विजडम पाथ वेनरेबल होने के लायक थी। हालांकि लिमिटलेस का साया अभी हारा नहीं था। उसके मुख्य मोहरे सब एक साथ जमा द प्रतिद्वंदी उन्हें मुश्किल से ही हरा सकता था। एक जबरदस्ती हमला निश्चित रूप से भारी नुकसान पहुंचता, और ये लिमिटलेस के साय को ही पहल करने का मौका देता। लेकिन लिमिटलेस के साय के लिए खुद से काउंटर अटैक करना और तोड़ना, उसके पास अभी भी कुछ शक्ति की कमी थी। पूरा घेरा स्टार कॉन्स्टलेशन के साय की योजनाओं का एक घना समूह था। अगर लिमिटलेस का साया जल्दबाजी में हमला करता, तो वो एक जाल में फंस जाता। इसलिए लिमिटलेस का साया सिर्फ बचाव कर सकता था, जबकि रिएनफोर्समेंट का इंतजार कर रहा था। डू वेनरेबल्स के बीच ये खेल जो ओल्डन एंटिक्विटी एरा में शुरू हुआ था और लाखों सालों तक चला, आखिरकार उसने सबसे नाजुक पाल का स्वागत किया था। वास्तव में लिमिटलेस के साय के पास अभी भी रिएनफोर्समेंट्स थे। उसने इस मदद के लिए लाखों साल इंतजार किया था। दोनों पक्ष इसके बारे में जानते थे। अब हमें अपने मोहरों की क्वालिटी देखनी है। स्टार कॉन्स्टलेशन के साये ने अपनी नज़र बैटलफील्ड पर दौड़ाई। जब वो फैंग युआन के जिस्म पर रुकी, तो उसकी नज़र में जटिल भाव दिखे। लिमिटलेस का साया भी उसी दिशा में देख रहा था, बड़बड़ाता हुआ, ओ फैंग युआन, तुम शुरू से ही ऐसे रहे हो। तुम कब तक अपनी काबिलियत छुपाने का इरादा रखते हो? चैप्टर 1956 आदमी को कूल होना चाहिए। फैंग युआन हमेशा से फ्रंट लाइंस पर लड़ रहा था। एक तरफ वो ड्यूक लॉन्ग और बाकी लोगों से लड़ रहा था, दूसरी तरफ वो एक ठंडा और बेपरवाह एक्सप्रेशन बनाए रखते हुए पूरी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब से रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का मेथड एक्टिवेट हुआ था, उसके कानों में एक एक्स्ट्रा आवाज गूंज रही थी। ठीक से देखो जूनियर, ये जो 3 मॉन्स्टर तुम्हारे सामने हैं, वो मेरे 3 इमॉर्टल मूव्स से बने हैं। ये 3 इमॉर्टल मूव्स मुझे लेस देन ग्रेटर देन मैं परस्यूइंग फ्रीडम पढ़ने के बाद मिले इंसाइट से बनाए गए थे। ये सब आज़ादी पाने के लिए बनाए गए थे। पहला मूव थंडर रश येलो बर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एटीट्यूड गूक और है। क्या तुमने कभी परिंदों से जलन की है और आसमान में आज़ादी से उड़ना चाहा है? हालांकि हम इंसान पैदा होने के साथ ही सीमाओं में बंधे हैं, हमारे पंख नहीं हैं, उड़ने की बात तो दूर की है। लेकिन एक और भी क्रूर सिचुएशन अन बिना पंख वाले परिंदों जैसी है, जिन्होंने उड़ने का शानदार एहसास अनुभव किया है लेकिन अपने पंख खो दिए। चाहे तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, तुम्हें हर तरह की सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बदल नहीं सकते, इन सबसे आज़ाद नहीं हो सकते, तो हम बिना पंख वाले परिंदों जैसे होंगे, आज़ादी का पीछा करते हुए लेकिन उस पकड़ ना पाने वाले। तब हमें क्या करना चाहिए? यह इस मूव का कोर कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना जूनियर। भले ही हम सबसे सख्त प्रतिबंधों का सामना करें और आज़ादी का पीछा ना कर पाएं, हमारे पास फिर भी एक तरह की आज़ादी होती है। हम आज़ादी से चुन सकते हैं कि हम किस एटीट्यूड से इस क्रूर सच्चाई का सामना करें। याद रखो, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। दूसरा मूव डिवाउरिंग ब्लू लेपर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें म्यूटेशन गू को है। आज़ादी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। ये तुम्हें बेहतर बना सकती है और तुम्हें बदतर भी बना सकती है, बिल्कुल म्यूटेशन गू के प्रभाव की तरह। उस खतरनाक जानवर के दांत नहीं हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर उसके पास काटने की आज़ादी नहीं है, तो खाने को निगलने में क्या हर्ज है? शायद ये तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी मजबूत बना दे। तीसरा मूव इंटरनल ब्रीदिंग ग्रीन फिश ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें अडेप्टेशन गू को है। इसके मुकाबले दुनिया कितनी बदसूरत लगती है। हम पर क्रूर तथ्यों से हमला होता है, हम दर्द और निराशा से परेशान रहते हैं। जब हम अपने अपने रास्तों पर चलते हैं, तो हम कभी कभी घावों से भर जाते हैं, यहां तक कि ऐसे खुले में आ जाते हैं जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इंसान बदलते हैं, दुनिया भी अनागिनत बदलावों से गुजर रही है। अगर हम समय के बदलावों के साथ नहीं चल पाए, तो हम पूरी दुनिया से पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अडेप्टेशन हाई मूल मंत्र है। अगर तुम्हारे पास गिल्स नहीं हैं, तो अपने मुंह से सांस लो। अगर तुम्हारे पास मुंह भी नहीं है, तो एक सेल्फ सर्कुलेटिंग इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाओ। भले ही इसका मतलब हो कि तुम्हें धीरे चलना पड़े, भले ही आखिर में तुम इंसान जैसे बिल्कुल ना रहो,
आवाज शक्तिशाली और जोरदार थी जब वो तीन मॉन्स्टर्स के मूल और विवरण को समझा रही थी। यह मॉन्स्टर्स रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल द्वारा छोड़े गए तीन ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव से बने थे। जब फैंग युआन ने रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के मेथड को ट्रिगर किया तो ये आवाज अजीब तरह से फैंग युआन के साथ थी, लेकिन कोई और इसे महसूस नहीं कर सकता था। क्या ये रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की आवाज है? जैसे हाईफैंग युआन अंदाजा लगा रहा था, आवाज बदल गई। स्थिर और गंभीर आवाज से एक जिंदादिल और लापरवाह टोन में, हे, तुमने पहले ही बहुत कुछ बोल दिया, अब मेरी बारी, मेरी बारी। हाँ, बच्चे, चाहे तुम कोई भी हो, तुम निश्चित रूप से एक अदरवर्ल्डली डेमन हो, क्योंकि सिर्फ एक अदरवर्ल्डली डेमन हाई फेट गू को नाश्त करने की उम्मीद रखता है। इसलिए जब मैंने उस वक्त ये सच्ची विरासत छोड़ी थी, मैंने इसे ऐसा बनाया था कि सिर्फ एक अदरवर्ल्डली डेमन हाई इसका वारिस बन सकता है। लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कम से कम इन तीन गू वॉर्म्स में से एक होना चाहिए: एटीट्यूड गू, म्यूटेशन गू और एडेप्टेशन गू। यह तीन गू वॉर्म्स तीन किलर मूव्स से जुड़े हैं जो मेरे किलर मूव्स को ट्रिगर कर सकते हैं। जब तुम एम्ब्रॉयडर्ड टावर के ऊपर आसमान में पहुंचोगे तो तुम किलर मूव्स से बने विशाल मॉन्स्टर्स को बुला सकते हो और वो तुम्हारी सबसे मजबूत मददगार साबित होंगे। उनका इस्तेमाल जैसे चाहे करो, मारपीट करो या लूटपाट करो अगर तुम्हें पसंद है, या लोगों की मदद करो अगर तुम चाहते हो। बिल्कुल, सबसे अच्छा इस्तेमाल फेट गू को नाश्त करना होगा क्योंकि उस देखकर मुझे सच में गुस्सा आता है। हाँ, अगर तुम तीनों मूव्स को ट्रिगर कर सकते हो तो तुम उन्हें एक मूव में मर्ज कर सकते हो। ये एक सुपर पावरफुल किलर मूव है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। एक बार जब तुम इस मूव में महारत हासिल कर लोगे तो तुम अपने इंसानी रूप से तीनों मूव्स के सारे फायदे पा सकोगे, और तो और किसी भी पहलू में कोई कमजोरी नहीं होगी। इसका मतलब है तुम इस बिना पंख वाले परिंदे की तरह होगे, बिजली की रफ्तार से चलते हुए और बिजली छोड़ते हुए। तुम इस बिना गिल्स वाली मछली की तरह भी होगे जिसके पास बेहद शक्तिशाली रीजनरेशन एबिलिटी होगी। तुम इस बिना दांत वाले जानवर की तरह भी होगे, सब कुछ निगलते हुए और उन्हें अपने पेट में स्टोर करते हुए। चकित हो गए क्या? क्या ये सुपर अमेजिंग नहीं है? हाँ, आओ मेरे सामने झुको। लापरवाह मर्दाना आवाज यहां तक बोली जब ऐसा लगा कि उस धक्का देकर हटा दिया गया है और उसकी जगह पहले वाली गंभीर मर्दाना आवाज ने ले ली। आखिरी कॉम्बिनेशन मूव को इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके तीन को हैं: एटीट्यूड, म्यूटेशन और एडेप्टेशन। इसके कई स्टेप्स हैं और ये बेहद जटिल है। हालांकि तुम तीन मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक में मर्ज कर सकते हो, जो तुम्हारे उन्हें अलग अलग इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा आसान है। मैं फिर भी तुमसे अनुरोध करता हूं कि इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करना, क्योंकि इस मूव का प्रभाव तुम्हारे जिस्म पर काम करता है। अगर ये फेल हो गया तो तुम्हें हल्के में भारी चोट लगेगी या गंभीर मामलों में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये याद रखना। भारी और गंभीर आवाज ने सच्चाई से कहा, लेकिन जल्द ही पहले वाली लापरवाह आवाज ने उसकी जगह ले ली। प्लीज, जो तुमने कहा वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। एक बार जब तुम इस मूव को सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर लोगे तो तुम्हारे पास सारे इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट्स और इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स को दबाने की शक्ति होगी। तीन मॉन्स्टर्स के मेथड्स तुम्हारी जन्मजात काबिलियत बन जाएंगे। तुम एक इंसानी आकार के जानवर बन जाओगे जो स्वर्ग और धरती में लड़ सकता है, पूरी दुनिया में बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है। तुम्हें फौरन क्वाजी वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। बिल्कुल, अगर तुम मेरे जैसे एक पुराने वेनरेबल से मिलोगे तो आखिर में तुम घुटने ही टेकोगे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। एक सबसे जरूरी पॉइंट है, तुम्हें उस याद रखना होगा। ये सुनकर फैंग युआन खुद को कंसंट्रेट करने से नहीं रोक पाया। फिर उसने यूएस लापरवाह और जिंदादिल आवाज को जारी रखते हुए सुना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यह है कि एक बार जब तुम इस मूव को एक्टिवेट करोगे तो तीन मॉन्स्टर्स एक खूनी केप में मिल जाएंगे और तुम्हारी पीठ पर लटक जाएंगे। ये केप सच में सुपर कूल है। जूनियर, तुम्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। ये सच में बहुत शानदार है, तुम बिल्कुल नहीं पछताओगे। फैंग युआन के पास शब्द नहीं थे। इस आवाज के साथ उसके दिमाग में हर तरह की जानकारी आने लगी, जिससे उस तीनों किलर मूव्स के सारे कंटेंट्स साफ साफ समझ आ गए। आवाज में बताए गए विवरण से अलग, ये तीन किलर मूव्स और कॉम्बिनेशन मूव बिल्कुल भी जटिल नहीं थे और उनके स्टेप्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल आखिरकार ओल्डन एंटिक्विटी एरा में रहता था। इस वक्त गू कल्टिवेशन स्टाइल्स बहुत ज्यादा नहीं थे और क्रूड आज के युग की नाजुक जटिलता की तरह नहीं। इन किलर मूव्स में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं था, खासकर फैंग युआन के लिए जिसके पास गहरी विजडम पद प्राप्ति थी। तो
मुझे इसे ऐसे कंबाइन करना चाहिए। फैंग युआन के विचार खत्म हुए जब वो अचानक पीछे हटा और एक किलर मूव एक्टिवेट किया। एक पाल में फ्रंट लाइंस पर लड़ रहे 3 मॉन्स्टर्स 3 रोशनी की किरणों में बदल गए, पीली, नीली, हरी, और फैंग युआन के जिस्म में प्रवेश कर गए। ऐसे अजीब बदलाव ने दोनों पक्षों को अचंभित कर दिया। 3 रोशनियों ने फैंग युआन को ढक लिया, एक शाही ऑरा निकलते हुए जो चारों दिशाओं में फैल गई और सभी प्राणियों और वस्तुओं को पीछे धकेल दिया। 3 रोशनियां तेजी से मिल गई और खून जैसी लाल हो गईं। खून जैसी लाल रोशनी अचानक एक जगह जमा हो गई और फैंग युआन की पीठ को ढक लिया, एक बड़े खूनी लाल केप में बदल गई। केप हवा के साथ एक युद्ध के झंडे की तरह लहरा रहा था। लहराने की आवाजें हर व्यक्ति के कानों में गूंज रही थीं। ये फिर से क्या बदलाव आ गया? लगता है फैंग युआन को रेकलेस सेवेज की सच्ची विरासत मिल गई है। दोस्त और दुश्मन दोनों एक बार फिर से हैरान थे। इस जानी पहचानी केप को देखते हुए इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन के अंदर स्टार कॉन्स्टलेशन के साय को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। लाखों साल पहले एक आदमी हेवनली कोर्ट में घुस आया था। वो कदम दर कदम चल रहा था, साधारण कदम, हालांकि हेवनली कोर्ट की जमीन और आसमान को हिला रहे थे। उसने जानवर की खाल पहनी हुई थी, उसका जिस्म बेहद मजबूत था और मसल्स फूल रहे थे। टैटूज उसके जिस्म की पूरी खाल पर बने हुए थे, जिसमें अनागिनत जानवर और पौधे हर आकार और प्रकार के बने थे। कुछ क्रूर जानवर थे, कुछ चतुर और सुंदर जीवन रूप थे। जो ऑरा वो छोड़ रहा था वो पहाड़ें जितनी ऊंची और समुद्रों जितनी विशाल थी। हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स ने यूं सिर्फ एक बार देखा और एक घुटन भरा दबाव महसूस किया। उसने एक केप पहना हुआ था। ये जानवर की खाल का केप बेहद चौड़ा था और इंसानी खालों का इस्तेमाल करके सिला गया था। यह रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल जैसे बड़े शरीर पर जचता था। अगर ये कोई साधारण इंसान होता तो केप का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर घसीट रहा होता। हर बार जब रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल एक रैंक 8 दुश्मन को मारता, वो उनकी खाल उतार कर जानवर की खाल के केप पर सिल देता था। ये बीस्टमैन जाति का रिवाज था, लेकिन रेकलेस सेवेज ने इसे अपनी जवानी में सीखा और अनुकरण किया था, वेनरेबल बनने से पहले। जैसा को तैसा, हेवनली कोर्ट के आधे रास्ते में रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल एम्ब्रॉयडर्ड टावर के सामने रुक गया। हवा में स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा प्रकट हुई। रेकलेस सेवेज, तुम फेट गू को नाश नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी किस्मत से आती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम बिना किसी दूसरे तरीके के सहारे खुद को नहीं उठा सकते। बिल्कुल, मैं ये जानता हूं। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल हंसा। तो तुम यहां क्या करने आए हो? लड़ने। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने अपना सिर उठाया और ये बात एक लापरवाह आवाज में ऐसे कही जैसे ये बिल्कुल सच हो। स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल हंसता रहा। वेनरेबल बनने के बाद और दुनिया में अजय होने के बाद मुझे एक गहरा अकेलापन महसूस हुआ। कोई मुझसे लड़ नहीं सकता था। मैंने लगभग अन सभी वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8 को मार दिया है। जो बूढ़े और कमजोर अभी भी जिंदा हैं वो सब छिप गए हैं। मुझे उन्हें ढूंढने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। 5 रीजन्स को देखते हुए सिर्फ हेवनली कोर्ट हाई थोड़ा दिलचस्प है। फेट गू की रक्षा करने के लिए तुम लोगों ने जरूर कई मेथड्स छोड़े होंगे। यहां तक कि लिमिटलेस को भी तुमने उस वक्त रोक दिया था। आओ, अपने सारे मेथड्स इस्तेमाल करो, चलो एक मैच हो जाए। स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा काफी देर तक चुप रही, फिर एम्ब्रॉयडर्ड टावर में प्रवेश कर गई। तुम्हारे सामने यह इमॉर्टल गू हाउस मेरे मुख्य शरीर द्वारा छोड़े गए मेथड्स में से एक है। रॉ। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की ईंधी चमक उठी। अगर ऐसा है तो मैं हमला कर रहा हूं। लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने अपनी मुठियां भींचीं और अपने होठ चाटे। असंतुष्ट होकर बड़बड़ाता हुआ, ये क्या है? सिर्फ 2-3 मूव्स के बाद तुम्हारा एम्ब्रॉयडर्ड टावर लगभग टूटने की कागार पर है। लेकिन शुरुआत काफी अच्छी थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा टावर नाश नहीं करूंगा। हम सब आखिरकार इंसान ही हैं। और मैं ये 3 खूनी खाले पीछे छोड़ जाऊंगा। ये मेरी विरासत है। चाहे कोई भी हो, भले ही वो तुम्हारे हेवनली कोर्ट से हाई क्यों ना हो, अगर वो मेरी विरासत हासिल कर सकता है तो ये उसकी हो जाएगी। इसे मेरी हेवनली कोर्ट की यात्रा की यादगार समझो। इसे तोड़ना मत। ही। मैं सच में इसका इंतजार कर रहा हूं। पता नहीं कौन सा जूनियर मेरी विरासत हासिल करेगा। क्या वो मेरी शानदार शक्ति से हिल जाएंगे या मेरी अद्भुत सोच से प्रभावित हो जाएंगे? हाँ, सबसे अच्छा तो यही होगा कि ये जूनियर फेट गू को नाश कर दे। अगर वो ये नहीं कर पाए तो मैं सच में नाखुश हो जाऊंगा। स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, तो तुम्हारा इरादा फेट गू को नाश करने का है? रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने अपने कंधे उचकाए। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है।
मैंने अपनी खूनी खालें यहाँ छोड़ दी हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो उन्हें नाश्त कर दो। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दूंगा, यह 3 खूनी खालें पहले हाई हेवनली कोर्ट के डाउ मार्क्स से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम अन पर लापरवाही से हमला करोगे तो यह हेवनली कोर्ट पर सबसे सीधा हमला होगा। जब तक कोई ऐसा ना हो जिसके पास मेरी टक्कर की ट्रांसफॉर्मेशन पद प्राप्ति हो, कोई भी इसे सुरक्षित रूप से नहीं हटा पाएगा। स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा बोली, तुम्हारे लिए फेटगू को नाश्त करने का एक बेहतर तरीका है, एक इमॉर्टल वेनरेबल बानो, हेवनली कोर्ट के लॉर्ड बानो, और हमेशा फेटगू के संपर्क में रहो। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि से तुम निश्चित रूप से फेटगू को नाश्त करने का कोई तरीका सोच लोगे। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने बिना सोचे ही सीधा अपना सिर हिला दिया, मुझे नहीं बनना। स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा ने भौहें सिकोड़ी, क्यों? क्योंकि डेमन वेनरेबल का टाइटल इमॉर्टल वेनरेबल से कहीं ज्यादा कूल लगता है। स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा, ये अजीब था। जब रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने यह कारण बताया तो इससे वास्तव में एक स्वाभाविक सच होने का एहसास हुआ। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल मुड़ा और खुद को देखा, फिर अपने हाथ लहराए, ठीक से देखो। मेरी जांघों को देखो, कितनी मजबूत हैं। मेरे हाथों को देखो, कितने मस्कुलर और सुडौल हैं। ये सुंदरता है, यह कूलनेस है। और ये केप, ये कितना खूनी है, ये इंसानी खालों से भी बना है, कितना दबदबा है इसका। स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा कुछ पाल के लिए ठीक से सोच नहीं पाई, वो काफी देर बाद ही जवाब दे पाई, तो तुमने ये केप बदला लेने और वेरिएंट ह्यूमन से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं बनाया? बिल्कुल, एक सेकेंडरी कारण है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अभी भी इसकी कूलनेस है। स्टार कॉन्स्टलेशन की इच्छा, ओ हाँ, ये 3 खूनी खालें एक मूव में मिल सकती हैं और इसका रूप एक खूनी केप है। ये काफी हद तक उसके जैसा है जो मैं अभी इस्तेमाल करता हूं। अगर फ्यूचर में कोई जूनियर इसे पहनेगा तो वो निश्चित रूप से विश्वास से परे कूल होगा। आदमियों, रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने अपने हाथ उठाए और अपनी कोहनियां मोदी, अपने फूलते हुए मसल्स दिखाते हुए और अपनी प्रशंसा करते हुए, इतना कूल होना ही चाहिए। चैप्टर एंड।